तो आज हम अपना डिस्कशन स्टार्ट करेंगे विथ वर्चुअल कोर्ट्स। कल हमने डिस्कस किया था अबाउट द प्रीवियस वीडियो में जो है हमने डिस्कस किया था अबाउट द कोलिजियम सिस्टम। कल डिस्कशन नहीं हो पाया था, तो वी विल स्टार्ट विथ वर्चुअल कोर्ट्स आज। ठीक है, वर्चुअल कोर्ट्स जो है बेसिकली एज यू might be aware, virtual courts as the name suggests एक बेसिकली एक मेथड है जिससे केसेस को ऑनलाइन एडजुडिकेट करते हैं। ठीक है, केसेस ऑनलाइन कैरी आउट होते हैं। इट इज अ कॉन्सेप्ट एम्ड एट एलिमिनेटिंग द प्रेजेंस ऑफ लिटिगेंट्स और लॉयर्स इन द कोर्ट एंड एडजुडिकेशन ऑफ द केस ऑनलाइन। अब इसके लिए ऑब्वियसली एक ऑनलाइन एनवायरनमेंट की जरूरत होती है एंड आईसीटी टेक्नोलॉजी एनेबल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर, जो भी इंटरनेट फैसिलिटी, मोबाइल, लैपटॉप और थिंग्स लाइक दैट। सो दैट इज इंफॉर्मेशन आईसीटी एनेबल्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत होती है, एक ऑनलाइन एनवायरनमेंट की जरूरत होती है फॉर ई कोर्ट्स। अब ई कोर्ट्स की बात क्यों आई? जैसे सब कुछ ऑनलाइन शिफ्ट हो गया, वी वर फोर्स्ड, द पैंडेमिक फोर्स्ड द वर्ल्ड टू अडैप्ट टू the situation by moving, and one way of adapting to a situation in various fields including education was to move it online, and so the Supreme Court also decided कि हम जो है अपने कोर्ट्स, जितने भी कोर्ट्स हैं उसको हम डायरेक्ट करते हैं कि एक्सटेंसिवली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का इस्तेमाल किया जाए जुडिशियल प्रोसीडिंग्स के लिए। सो इन द वेक ऑफ द कोरोना वायरस पैंडेमिक इन 2020, सुप्रीम कोर्ट एक्सरसाइजिंग इट्स प्लेनरी पावर अंडर आर्टिकल 142 पास डायरेक्शंस फॉर ऑल कोर्ट्स अक्रॉस द कंट्री कि आप एक्सटेंसिवली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का यूज करिए जुडिशियल प्रोसीडिंग्स कैरी आउट करने के लिए। ये तो सिंपल है, इसमें कोई वैसे थियोरेटिकल बैकग्राउंड अंडरस्टैंडिंग की जरूरत है नहीं। It is straightforward, and this is something that is a very straightforward topic, and this is something that हम अपने आप से भी लिख सकते हैं कि virtual courts के advantages क्या क्या हो सकते हैं। So one advantage is that affordable justice। अब affordable justice कैसे होगा? सीधी expansion of e-courts से क्या होगा कि जस्टिस जो है easily accessible होगा। अब let us say सुप्रीम कोर्ट में somebody wants to file a केस इन द सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट के पास कब जा सकते हैं? जब आपके फंडामेंटल राइट्स, तो डायरेक्टली कब जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट के पास? अगर आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट हो रहे हैं तो यू कैन डायरेक्टली अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट। तो दैट इज द ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, तो अपीलेट जुरिस्डिक्शन में भी कोई भी केस जो है, अगर सुप्रीम कोर्ट, अगर आपको सुप्रीम कोर्ट तो एक ही है जो दिल्ली में है। अब अगर somebody फ्रॉम अ फार अवे स्टेट, लेट्स से नॉर्थ ईस्ट में, किसी को सुप्रीम कोर्ट में अगर केस फाइल करना है तो दैट विल टेक अ लॉट ऑफ कॉस्ट। दैट इज वन कॉस्ट दैट विल बी इनकर्ड। एक तो ये है कि ट्रैवल एक्सपेंसेस, फिर वहां जाके रहना एंड सीइंग टू इट कितने दिनों तक केस चलेगा। सो ऑल ऑफ दिस इज मेड वेरी इजी अगर चीजें ऑनलाइन चलें तो। सो इससे बहुत जो है इट बिकम्स अफोर्डेबल if things are going on online. So this access to justice, so there is easy access to justice at affordable costs to all sections of the society. Simple. Of course, provided that all sections of the society have access to this ICT, जो basic digital infrastructure है, उसका access, as long as people have access to that, they have easy access to justice, and वो तो फिर एक अलग ही टॉपिक हो जाता है when we talk about digital divide। ठीक है, पर a lot of we have seen over the years कि digitally जो है there has been progress। A lot of sections are now having access to this ICT। ठीक है, तो in that sense there is an easy access, affordable access to justice। ठीक है, एक और चीज यहाँ पे ये होगी कि देयर विल बी फास्टर डिलीवरी ऑफ जस्टिस। अब प्रोलिफरेशन ऑफ ई कोर्ट्स अगर होगा तो लिटिगेशन फास्टर होगा। सी वन थिंग दैट आई सेड, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट का तो सीट एक ही है जो है दिल्ली में अभी फिलहाल। तो अगर someone wants to approach the Supreme Court, there is a lot of time that goes in, यहाँ से आना जाना, एंड इसके अलावा भी सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी स्टेट में एक पर्टिकुलर लोकेशन पे रहता है, कंबाइंड हाई कोर्ट भी होता है। तो
people have to come from far away districts all the way if they have to fight cases, if they have to अगर cases लड़ने के लिए दूर दूर से आना पड़ता है, so that takes a lot of time और already काफी सारे cases pending हैं. अब इसमें अगर time जाएगा so that will further increase the pendency of cases. तो अगर हम e-courts में जाएंगे, if we go for e-courts, तो क्या होगा, litigation faster हो जाएगा. ठीक है, एंड ये जो फार अवे प्लेसेस से ट्रैवल करने का नीड है वो भी चला जाएगा. सो इट विल दस हेल्प इन रिड्यूसिंग द पेंडेंसी ऑफ केसेस. अब तीसरी चीज ये है कि ट्रांसपेरेंसी जो है बढ़ेगी कैसे. देखो, ई कोर्ट्स जो है उससे क्या होगा कि एक केस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है वो ऑनलाइन अवेलेबल होगा, अवेलेबल टू द लॉयर्स, अवेलेबल टू द पार्टीज एंड द जनरल पब्लिक. जो डिस्क्लोजेबल इंफॉर्मेशन है दैट विल बी प्रॉपर्ली केप्ट, एंड यहाँ पर पीपल कैन हैव एक्सेस टू दिस, लाइक द लॉयर्स, द पार्टीज, द जनरल पब्लिक, थ्रू द हेल्प ऑफ इंटरनेट दे कैन हैव एक्सेस टू दिस इंफॉर्मेशन. एंड जब इंफॉर्मेशन का एक्सेस होता है, whenever there is access to information, there is always an increase in transparency. ठीक है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है उस टाइम पे. एक और चीज ये होगी कि एक और चीज जो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ये है कि लॉयर जो है केस डॉक्यूमेंट डायरेक्टली अपने घर से फाइल कर सकते हैं. दे डू नॉट हैव टू कम ऑल द वे टू द कोर्ट एंड फाइल द केस डॉक्यूमेंट. दे कैन डू दैट डायरेक्टली फ्रॉम देयर होम और ऑफिस. ठीक है, इतनी ये कुछ चीजें हो गई. अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि इट कैन हेल्प द विटनेस. कई बार क्या होता है कि विटनेस को थ्रेटन किया जाता है, तो इस केस में ऑनलाइन थ्रू ई कोर्ट्स ये हो सकता है कि अगर विटनेस को लगता है कि वो उसको थ्रेटन किया जा रहा है तो उसका सेपरेटली उसका विटनेस लेके ऑनलाइन दे कैन डू इट. उसको आने की जरूरत नहीं है. सो फिर उसका जो उसकी जो गवाही है वो ली जा सकती है. सो दिस विल प्रोटेक्ट द आई विटनेस. समटाइम्स क्या होता है कि जो सामने वाला पार्टी होता है दैट इज टू स्ट्रॉन्ग एंड स्केयर्स देम ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस. एक और चीज ये हो सकता है कि नॉट ओनली दैट, कि अगर विटनेस भी कहीं दूर में है, so that person can actually, so अगर वो अटेंड नहीं कर पा रहा है कोई कारण से, so that person through video conferencing the evidence of the eyewitness can be taken who are unable to attend the court, so that can be recorded. So इससे क्या हो जाएगा, see इससे फास्टर भी हो जाता है. This is one reason why also it can be faster, क्योंकि कई बार क्या होता है आई विटनेस का वेट करना पड़ता है, so वो नहीं करना पड़ेगा. So maybe that person is far away, तो तुरंत वो अपनी गवाही दे सकता है ऑनलाइन. अब ये जो इंटीग्रेटेड जुडिशरी है, इंटीग्रेशन ऑफ जुडिशरी जो है वो स्ट्रेंथन की जा सकती है, बिकॉज क्या होगा कि डेटा शेयरिंग बिटवीन डिफरेंट कोर्ट्स इजियर हो जाता है, बिकॉज सब कुछ ऑनलाइन रिकॉर्ड है, एवरीथिंग इज ऑनलाइन, द रिकॉर्ड्स ऑफ द केसेस, एवरीथिंग इज ऑनलाइन. तो इट बिकम्स वेरी इजी टू शेयर दिस डेटा बिटवीन डिफरेंट कोर्ट्स एंड वेरियस डिपार्टमेंट्स, एंड एवरीथिंग वुड बी अवेलेबल अंडर दिस वन इंटीग्रेटेड सिस्टम. एंड इससे क्या होगा कि एक इंटीग्रेशन आ जाएगा सिस्टम के अंदर. केस अगर ट्रांसफर भी हो रहा है फ्रॉम द हाई कोर्ट टू सुप्रीम कोर्ट, वेरी इजीली द डेटा कैन बी शेयर्ड बिकॉज सब कुछ ऑनलाइन है. सो ये जो ई कोर्ट्स होंगे दैट दे विल बी बेनिफिशियल. एक तो कोर्ट के प्रोसेस को इम्प्रूव करने में मदद करेगा. दूसरी चीज ये है कि सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज को रेंडर करेगा, इन द सेंस दैट see it becomes easier when access to justice becomes easier for people. So when access to justice is easy, it is basically citizen centric. See, citizen centric का मतलब होता है citizen को center पे रखना of the services, ताकि it becomes easier, everything functions around the citizen. ठीक है, तो it becomes easier for the person to have access to justice, to be able to get justice, to get timely justice, all of this. So when we look at the E-Committee of the Supreme Court of India, a lot of things come under the citizen-centric services. One is the virtual courts, E-courts, fee payment, National Judicial Data Grid. अब ये सारी चीजें जो हैं, these are citizen-centric services. National Judicial Data Grid क्या होगा, उसमें सब सारा का सारा data जो है about cases will be maintained in this one place. So then there will be E-courts portal. So this is all done by keeping the citizen at the center. यानी कि it becomes easier for the citizen to have access to justice, to have access to the courts. Obviously, इसमें कई सारे challenges हैं.
ई कोड्स की बात अगर हम करें तो चैलेंजेस क्या है? सबसे पहले तो ऑपरेशनल डिफिकल्टीज। वर्चुअल कोड्स में जो है बार बार टेक्निकल इंटरप्शंस आ जाते हैं क्योंकि पुअर कनेक्टिविटी हो सकता है। इकोज हमें तो पता ही है, जैसे व्हेन वी सी, अगर आप ऑनलाइन लेक्चर्स अटेंड करते हो या कुछ इस तरीके की चीजें ऑनलाइन अगर कुछ चल रहा हो तो देयर आर लॉट ऑफ इंटरप्शंस इन ऑनलाइन मीटिंग्स दैट टेक प्लेस, लॉट ऑफ इंटरप्शंस हैपन एंड इसकी वजह से जो केसेस में जो है इंटरप्शन आ जाता है। सो वर्चुअल कोड्स जो है उनमें टेक्निकल इंटरप्शन आ सकता है ओइंग टू टेक्निकल ग्लिचेस, पुअर कनेक्टिविटी या फिर बाकी डिस्ट्रप्शंस। एंड एक और चीज ये हो सकती है कि लेट अस से आई फाइल अ केस और केस चल रहा है बट ऑनलाइन हो रहा है सब कुछ, तो मे बी आई वोंट गेट द कॉन्फिडेंस इन द प्रोसेस क्योंकि प्रॉक्सिमिटी नहीं है, चीजें हो रही हैं, अब वी डोंट नो, द ट्रस्ट नहीं मिलेगा अनलेस ये जो है आमने सामने जब ये चीजें होती हैं, देन देयर इज अ मोर सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस दैट अ लिटिगेंट गेट्स. So this thing might be there कि litigants lack of confidence in the process might be there because of lack of proximity. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे थ्रेट ये है, चैलेंज ये है कि हैकिंग एंड साइबर सिक्योरिटी. देखिए हमारी कंट्री में कोई प्रॉपर डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं है. अब इसके अलावा हम टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत हेविली रिलायंट हो जाएंगे जब हम ई कोड्स की बात करेंगे. ऑल द डेटा विल बी अवेलेबल. अब टेक्नोलॉजी जो है साइबर सिक्योरिटी, तो उसकी वजह से साइबर सिक्योरिटी एक ह्यूज कंसर्न हो जाता है. सीमलेस एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन होगा. अब इस सीमलेस एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन जब होगा तो ये भी हो सकता है कि डेटा कलेक्ट करने के चक्कर में लार्ज स्केल गैदरिंग ऑफ डेटा हो सकता है. अननेसेसरी डेटा भी कलेक्ट किया जा सकता है ये बोल के कि वी हैव टू मेक repository of your data, everything related to this case, so it may be in conflict with the right to privacy. अब एक चीज ये है कि जो भी डेटा अवेलेबल है ऑलरेडी, जो डेटा इस पे होगा, अगर प्रॉपर उसमें there is no proper security, तो हैकर्स तो बहुत ही एडवांस हो गए, लेकिन there is a huge threat of hacking that exists. ठीक है, तो राइट टू फिर प्राइवेसी एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाएगा वहां पे. And then things can be fiddled with also क्योंकि बहुत सारी चीजें जो हैं ऑनलाइन रहेंगी, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, एविडेंसेस, एवरीथिंग. सो दोज थिंग्स कैन बी fiddled with, evidences can be manipulated and all of those things. अब एक और चीज हम देखते हैं यहाँ पे कि देखो यू कैन थिंक ऑफ दिस. ठीक है, आप सोचिए कि क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं. सो वी नो डीप फेक तो आप जानते ही होंगे कि तो कभी कभी क्या हो सकता है कि फेक एविडेंसेस भी बनाए जा सकते हैं, जैसे किसी और के बिहाफ पे कुछ और बोला जा सकता है एंड दैट कैन कंप्लीटली लाइक डिविएट द. फिर इट बिकम्स डिफिकल्ट अगर आपके पास प्रॉपर चेक नहीं है, प्रॉपर मैकेनिज्म नहीं है ऑथेंटिसिटी चेक करने के लिए एविडेंस का, सो देन दैट बिकम्स अ बिग चैलेंज. ठीक है, यहाँ पे जब हम इस तरह का रिपोजिटरी क्रिएट करेंगे रिलेटेड टू एक केस, ठीक है, अगर एक केस है उससे रिलेटेड जो भी लोग हैं उसके बारे में हम वो पूरा एक डेटाबेस क्रिएट करेंगे. व्हेन देयर इज अ डेटाबेस दैट इज ट्राइंग टू बी क्रिएटेड that has a 360-degree profile of each person that is involved. So फिर एक यूनिफाइड डेटाबेस क्रिएट करने की कोशिश की जाती है, तो इससे टारगेटेड सर्विलियंस का भी थ्रेट होता है. जब भी जरूरत से ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो किसी के हाथों में, दैट कैन ऑलवेज बी मिसयूज्ड. ठीक है, तब दैट बिकम्स अ कंसर्न, दैट बिकम्स अ मैटर ऑफ कंसर्न. ये कोई भी सिर्फ जुडिशरी से रिलेटेड नहीं है, जहां भी डेटा कलेक्शन हो रहा है वहां पे ये चीज है कि देयर इज अ थ्रेट ऑफ टारगेटेड सर्विलेंस. अगर देयर इज एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दैट इज बीइंग कलेक्टेड, देयर इज डेटा दैट इज बीइंग स्टोर्ड इन वन प्लेस, सो दैट बिकम्स अ थ्रेट. ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो वी डू नॉट सी देयर इज अ चैलेंज, देयर कैन बी चैलेंजेस बिकॉज वी डू नॉट हैव प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, इनसफिशिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर है. बहुत सारी जगहों में इलेक्ट्रिसिटी नहीं है. अब गांव की आप बोल रहे हैं कि इट विल इंक्रीज द एक्सेस टू जस्टिस, बट व्हाट अबाउट द विलेजेस? वी आर नॉट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द डिजिटल डिवाइड दैट एग्जिस्ट्स इन इंडिया. देयर इज अ ह्यूज डिजिटल डिवाइड. अब व्हाट अबाउट दोज पीपल? तो so it's still difficult for those people who do not have access to these basic internet facilities. Electricity नहीं है, internet connectivity नहीं है बहुत सारे तालुकाज में, villages में. So then that becomes a challenge, that becomes an infrastructural challenge. So there is insufficient infrastructure to make this shift. ठीक है, अब ये जो शिफ्ट है, ये अगर देखिए इसके लिए आपका जो स्टाफ है वो भी वेल इक्विप्ड होना चाहिए. प्रॉपर ट्रेनिंग अभी तक नहीं है बिकॉज दिस इज समथिंग न्यू. इन द वेक ऑफ द पैंडेमिक दिस हैड टू बी
दिस मेथड हैड टू बी अडेप्टेड। तो फिर एडिक्वेट ट्रेनिंग नहीं है, तो दैट इज अ चैलेंज कि आप अपने पैरालीगल स्टाफ को किस तरह से ट्रेन करेंगे। दे हैव टू बी ट्रेन्ड, इट्स नॉट वेल इक्विप्ड स्टिल एंड दे आर नॉट ट्रेन्ड इफेक्टिवली टू मेक दिस शिफ्ट येट। तो वे फॉरवर्ड क्या हो सकता है, ये सारे चैलेंजेस हैं। अगर और कोई भी चैलेंजेस आप सोच सकते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। These are the basic points। इसमें हमारा जो वर्ड लिमिट है वो उससे ज्यादा ही हो जाएगा, बट ये आप और भी अगर कुछ आपको लग रहा है कि आप लिख सकते हैं तो बिल्कुल, बिकॉज दिस इज अ वेरी जनरलिस्टिक टॉपिक। इसमें कोई थियोरिटिकल बैकग्राउंड की जरूरत नहीं है। इट्स अ वेरी जनरल टॉपिक जहां पे आपको सोचना है कि क्या चैलेंजेस हो सकते हैं, इसके क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं। वे फॉरवर्ड क्या है, देखिए सबसे पहले सबसे मेजर कंसर्न यहाँ पे डेटा प्राइवेसी से रिलेटेड है। सो देयर इज अ नीड कि डेटा प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी कंसर्न्स को एड्रेस किया जाए जब हम एक नया प्लेटफॉर्म क्रिएट करेंगे फॉर इंडियाज जुडिशियल सिस्टम। ठीक है, अब हमारे पास एक डेटा प्रोटेक्शन लॉ नहीं है, तो हमें पहले उस पर काम करना चाहिए। ओके, इंफ्रास्ट्रक्चर उसके अलावा भी वो तो बाद की बात है, बट ऑल्सो करंटली अगर इस तरह की चीजें देयर आर कंसर्न्स फॉर डेटा प्राइवेसी, सो दैट हैज टू बी एड्रेस्ड। इट शुड बी सीन कि जो डेटा है वो सिक्योर्ड है। हैकर्स जो है उसको it should be properly secured ताकि hacking ना हो डेटा का, things cannot be fiddled with, and there should be a proper authenticity check। डिजिटल डिवाइड है, अब डिजिटल डिवाइड को किस तरह से कम किया जाएगा, उसको वी हैव टू वर्क अपॉन ब्रिजिंग द डिजिटल डिवाइड दैट एग्जिस्ट्स इन इंडिया सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर एवरीवन टू एक्सेस दिस फैसिलिटी। वरना तो जिसके पास डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सेस नहीं है उसके लिए तो अभी भी कॉस्टली ही होगा। इट विल बी डिफिकल्ट, ऐसे पैंडेमिक जैसे सिचुएशन में जहां लॉकडाउन हो जाता है उस केस में तो उसके लिए डिफिकल्ट होगा आना भी वहां पे। सो देन दैट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर पीपल हु आर डिप्राइव्ड ऑफ सच फैसिलिटीज, उनके लिए और ज्यादा मुश्किल हो जाता है। सो दैट डिजिटल डिवाइड यू हैव टू सी किस तरह से कम किया जाए। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उसको अपडेट किया जाए विद सफिशिएंट मशीनरी एंड डेटा कनेक्टिविटी to provide virtual proceedings. Now, a user-friendly e-court mechanism can be developed which is simple and easily accessible by common public, which will encourage litigants to use such facilities in India. हाँ, देखिए, एक आम इंसान के लिए जुडिशियल प्रोसेस में एंटर करना बहुत मुश्किल सा हो जाता है। अगर उसको किसी चीज से रिलेटेड अगर उसको कोई केस फाइल करना है, इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। सो ई कोर्ट मैकेनिज्म को यूज करके एक यूजर फ्रेंडली वे हम बना सकते हैं जिसके थ्रू जो जस्टिस है, तो जस्टिस सिस्टम है दैट बिकम्स सिंपल एंड इजीली एक्सेसिबल टू द कॉमन पब्लिक। तो इससे क्या होगा कि पीपल विल बी एनकरेज्ड टू फाइल केसेस। अब एक अवेयरनेस जो है वो क्रिएट करना चाहिए अबाउट ई कोर्ट्स। ई कोर्ट्स हैं तो बहुत लोगों को इसके बारे में पता ही नहीं होगा। सो देयर शुड बी अवेयरनेस अबाउट ई कोर्ट्स कि किस तरह से ई कोर्ट्स को यूज किया जा सकता है। देयर शुड बी वर्कशॉप्स अबाउट हाउ दिस कैन बी यूज्ड थ्रू टॉक्स, सेमिनार्स, एंड थ्रू दिस इट कैन बी brought to light कि क्या क्या फैसिलिटीज अवेलेबल हैं, व्हाट आर द सिटीजन सेंट्रिक फैसिलिटीज आल्सो अवेलेबल। ये सारे फैसिलिटीज अवेलेबल हैं अंडर, ये देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का ही ऑफिशियल ई कमेटी का वेबसाइट है। तो दीज आर द डिफरेंट सर्विसेज, पर कितने लोग को इसके बारे में पता है? देयर आर टच स्क्रीन कियोस्क्स अवेलेबल, ई कोर्ट्स सर्विस मोबाइल एप्स आर देयर, ई कोर्ट्स पोर्टल, there are a lot of facilities that are provided here, virtual courts, high court services. So these are all citizen centric services that are available on the website of the e-committee of Supreme Court of India. So उसके बारे में awareness create करना पड़ेगा, उसके बारे में लोगों को बताना पड़ेगा कि किस तरह से इसको यूज किया जाए। So there should be workshops, seminars commonly that can be held so that people are encouraged to use these facilities. So इस तरह से actually it can be very beneficial अगर हम हमारे जो अगर हम ई कोर्ट्स के थ्रू प्रोसीड करें। we keep a hybrid approach and the ई कोर्ट्स जो है यहाँ पर अगर हम इन सारी चीजों को एड्रेस करें तब ई कोर्ट्स कैन बी वेरी बेनिफिशियल। अगर हम जो कंसर्न्स है उसको एड्रेस करते हुए ई कोर्ट्स का यूज करेंगे तो दैट विल बी वेरी बेनिफिशियल। इट हैज अ लॉट ऑफ एडवांटेजेस। तो द ई कोर्ट प्रोजेक्ट रिक्वायर्स द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी टू रीअफर्म देयर रिजॉल्व टू सपोर्ट अ स्पीडी, एफिशिएंट एंड क्वालिटी जस्टिस डिलीवरी इन द कंट्री। ठीक है, ऐसे हम कंक्लूड कर सकते हैं। तो दिस इज सिंपल इनफ। अब इससे किस तरह का क्वेश्चन हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? क्वेश्चन है इनसाइड सिक्योर में। ठीक है, ये देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन इज डिजिटाइजेशन ऑफ द जुडिशरी मस्ट बी डन इन अ ग्रेडेड, streamlined and in an integrated manner so as to not hamper the delivery of justice. Comment in regard to the e-courts
प्रोजेक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? अब इसके बारे में हमने देख लिया है, आप इसको आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट पुलिस रिफॉर्म्स। ठीक है, अब जब पुलिस रिफॉर्म्स की हम बात करते हैं तो पुलिस रिफॉर्म्स का मतलब क्या है? सी, पुलिस रिफॉर्म बेसिकली, पुलिस रिफॉर्म का एम होता है जो प्रैक्टिसेस हैं पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस में, जो प्रैक्टिसेस चली आ रही हैं, जो वैल्यूज हैं, जो कल्चर चला आ रहा है पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस में, जिस पॉलिसीज के बेसिस पर ये पुलिस ऑर्गेनाइजेशंस फंक्शन करती हैं, उनको ट्रांसफॉर्म करना, उनमें देखना कि क्या फ्लॉज हैं, फ्लॉज को एड्रेस करते हुए उन पॉलिसीज को, उन प्रैक्टिसेस को, उनके वैल्यूज को ट्रांसफॉर्म करना। ठीक है, दैट इज व्हाट पुलिस रिफॉर्म एम्स टू डू। अब यहाँ पे ये जो पुलिस रिफॉर्म है, इसके थ्रू वी वांट द पुलिस टू परफॉर्म देयर ड्यूटीज डेमोक्रेटिक वैल्यूज को रिस्पेक्ट करते हुए, ह्यूमन राइट्स को रिस्पेक्ट करते हुए, जो रूल ऑफ लॉ है उसको रिस्पेक्ट करते हुए। अब आपको पता तो होगा ही कि पुलिस जो है वो आता है अंडर द स्टेट लिस्ट ऑफ 7th शेड्यूल। 7th शेड्यूल में 3 लिस्ट्स हैं, ऑफ कोर्स you know that यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। स्टेट लिस्ट के अंदर आता है पुलिस, पुलिस इज अ स्टेट सब्जेक्ट। ठीक है, अब कौन कौन सी कमिटीज हुए थे, we'll have just have एक टाइमलाइन देख लेते हैं ऑफ द कमिटीज दैट हैव या कमीशंस दैट हैव कम ऑन पुलिस रिफॉर्म्स। एक आइडिया होना चाहिए, आप अगर इसका नाम अगर आपको इसका नाम याद रहता है या इन रिकमेंडेशंस का नाम याद रहता है तो इट इज वेरी गुड, यू कैन इंक्लूड इट इन योर आंसर्स, इट विल बी ग्रेट। ठीक है, ट्राई करेंगे इसको याद रखने का। ठीक है, बार बार इसको एक बार देख लेंगे तो यू कीप ऑन सीइंग इट, याद हो जाएगा अपने आप। सो तो 1977 में 1977-81 में नेशनल पुलिस कमीशन, देन 1998 में there was this Ribeiro कमेटी, देन पद्मनाभ भैया कमेटी 2000 में आता है, देन मलीमथ कमेटी 2002-2003, पुलिस एक्ट ड्राफ्टिंग कमेटी। बट व्हाट आर द इंपॉर्टेंट वंस आई हैव हाईलाइटेड ओवर हियर, ये सब आप याद रख लीजिएगा। सुप्रीम कोर्ट का डायरेक्शन, दिस इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट गेव सर्टेन डायरेक्शंस इन द प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2006 में सुप्रीम कोर्ट केम अप विद अ सेट ऑफ गाइडलाइंस, केम अप विद डायरेक्शंस about police reform. Second ARC, that is Second Administrative Reforms Commission 2017, also gave certain recommendations on police reforms, and then Police Act Drafting Committee 2015 में। ठीक है, हम लोग ये याद रखेंगे, नेशनल पुलिस कमीशन, रिबेरो कमेटी, Padmanabh Bhaiya Committee 2000, and then there was a Supreme Court directions in Prakash Singh versus Union of India, and then the second ARC also had certain recommendations. अब ठीक है, ये तो हो गए कुछ कमिटीज के नाम, बट अब हम देखेंगे इसमें एग्जैक्टली क्या कमिटी ने क्या एग्जैक्टली रेकमेंड किया था। ईच थिंग वी डोंट हैव टू नो, बट कुछ पॉइंट्स हैं जो हम यूज कर सकते हैं अपने आंसर्स में। एज वील गो अहेड वील सी, हमें इंपॉर्टेंटली सुप्रीम कोर्ट का जो डायरेक्शन था इन द प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, उससे हम काफी सारे पॉइंट्स ले सकते हैं, बिकॉज दे हैड गिवन प्रॉपर डायरेक्टिव्स वहां पे। अब एंड इट कैन बी यूजफुल फॉर अस। तो अब हम देखेंगे बेसिकली रिकमेंडेशन तो हम कहीं कहीं इंक्लूड करेंगे जैसे आंसर्स दिखेंगे, बट हमें अभी ये समझना है कि इशू क्या है पुलिस फोर्सेस के अंदर। यहाँ पे रिफॉर्म की हम बात क्यों कर रहे हैं? रिफॉर्म की बात तो तभी करेंगे जब एक्चुअली में उसके अंदर कुछ प्रॉब्लम होगा। अब प्रॉब्लम क्या है, व्हाट आर द इश्यूज दैट आर कंसर्निंग द पुलिस फोर्सेस, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सबसे पहले कॉलोनियल लेगेसी। अब देखिए 1861 में रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद ब्रिटिश क्या लेके आया? ब्रिटिश लेके आया पुलिस एक्ट। ठीक है, पुलिस एक्ट ऑफ 1861 ब्रिटिश लेके आया। अब ये जो है ब्रिटिश क्यों लेके आया था? ये इसलिए लेके आया था ताकि जो पुलिस फोर्सेस हैं वो उनके कठपुतलियां बन सके, इन द सेंस दैट इट वाज मेंट टू ऑलवेज कंप्लाई विद दोज इन पावर। पुलिस को हमेशा अपने अंडर रखने के लिए रिवॉल्ट ऑफ 1857 के बाद
ब्रिटिश नहीं चाहता था कि कोई भी तरह का फ्यूचर रिवॉल्ट हो, इसीलिए वो चाहता था कि जो वो कहे पुलिस वही करे, एंड इसीलिए वो इस तरीके का एक एक्ट लेके आया, दैट वाज अ पुलिस एक्ट ऑफ 1861। अब इस पुलिस एक्ट में पुलिस वर ऑलवेज टू कंप्लाई विद दोज इन पावर, इस तरीके से बना हुआ है कि द पुलिस विल ऑलवेज हैव टू कंप्लाई विद दोज इन पावर। सो ये एक कॉलोनियल लॉ है। अब अभी तक यही लॉ चल रहा है हमारी कंट्री में। द पुलिस एक्ट ऑफ 1861 स्टिल गाइड्स एंड गवर्न्स आवर पुलिस सिस्टम। हमारे पुलिस सिस्टम को पुलिस एक्ट ऑफ 1861 अभी तक गवर्न करता है, ठीक है। तो कॉलोनियल लेगेसी ये एक प्रॉब्लम है, because it is of that time it was made by the British to keep the police under them, under their control. अब अभी के टाइम पे it is no more, it has to be made relevant to today's times. It is not relevant to today's times in most of the cases. है कि देखिए सेकेंड एआरसी जो हमने ऊपर देखा वो एक सेकेंड एआरसी में एक चीज यहाँ पे ऑब्जर्व की गई सेकेंड एआरसी के द्वारा, दैट इज द सेकेंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमीशन के द्वारा। ये नोटिस किया गया कि पुलिस के ऊपर बहुत सारा पॉलिटिकल कंट्रोल है, ठीक है। पॉलिटिकल कंट्रोल जो है बार बार मिसयूज किया जाता है, उसको अब्यूज किया जाता है। पुलिस को अपने काम के लिए, अपने पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए यूज करते हैं। कौन यूज करता है? पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव यानी गवर्नमेंट ऑफ द डे, अपना एजेंडा मीट आउट करने के लिए। सो इन द पास्ट द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैज एक्सेसिव कंट्रोल, ठीक है। तो यहाँ पे पुलिस कंट्रोल हैज बीन अब्यूज, पॉलिटिकल कंट्रोल हैज बीन अब्यूज्ड इन द पास्ट बाय पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, एंड अपने पर्सनल या पॉलिटिकल इंटरेस्ट्स को सेटिस्फाई करने के लिए पुलिस का मिसयूज किया जाता है। सो अकाउंटेबिलिटी और पुलिस, ये सब जो है, पुलिस इज अकाउंटेबल टू द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। इस तरीके का सिस्टम बना हुआ है कि दे आर अकाउंटेबल टू द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, जो वो बोलेंगे उनको करना पड़ता है, एंड उनके पास ऑपरेशनल फ्रीडम जो है नहीं है, दैट हैज टू बी लुक्ड एट। सी ऑपरेशनल फ्रीडम जो है, देयर इज अ लैक ऑफ ऑपरेशनल फ्रीडम। एक और चीज ये है, ये भी बोला जाता है कि देयर इज साइकोलॉजिकल प्रेशर। क्या होता है कि इंडियन पुलिस फोर्स में जो लोअर रैंक्स ऑफ द पुलिस पर्सनल हैं, उनको वर्बली अब्यूज किया जाता है अपने सुपीरियर्स के द्वारा। सुपीरियर्स जो है अपना सुपीरियरिटी जताते हैं, अपना डोमिनेंस जताते हैं, और जूनियर्स को, जो लोअर रैंक्स ऑफ पुलिस पर्सनल है, ये देखा जाता है कि उनको वर्बली अब्यूज किया जाता है। एंड साथ ही साथ ये जो पुलिस पर्सनल हैं, दे वर्क इन इनह्यूमन कंडीशंस एज वेल। तो इस वजह से उनके ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर होता है। एक चीज तो ये है कि पे स्केल और प्रमोशंस में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, पर ये सब इंपॉर्टेंट पार्ट है। यस, पे स्केल प्रमोशंस, दीज आर ऑल इंपॉर्टेंट पार्ट्स ऑफ पुलिस रिफॉर्म्स, बट एट द सेम टाइम these other reforms wherein other reforms that reduce the psychological pressure on the police personnel are required, ठीक है। अब देन आता है पब्लिक परसेप्शन। अब एक और यहाँ पे चीज ये नोटिस की गई सेकंड एआरसी में के रिपोर्ट में कि जो पुलिस पब्लिक रिलेशंस है वो अनसैटिस्फैक्टरी हैं, बिकॉज ठीक है, जनरल परसेप्शन क्या है लोगों के नजरिए में, लोगों के नजर में क्या है कि people see police as corrupt, people see police as inefficient, they see police as politically partisan, यानी कि political party को फेवर करते हुए, एंड उनको लगता है कि पुलिस अनरिस्पॉन्सिव है। इस तरीके का एक इमेज बना हुआ है लोगों के माइंड्स में अबाउट द पुलिस। सो एक पुलिस पब्लिक रिलेशन इज नॉट दैट सेटिस्फैक्ट्री। साथ ही साथ एक चीज ये है कि ये पब्लिक पुलिस रिलेशंस कुछ खास अच्छे नहीं है। उसके अलावा भी people are not very open to go to the police stations. अगर कोई complaint lodge करना है तो they are not very free, they don't feel very comfortable in going and approaching the police in the police station, and they have a fear in going to the police station or dealing with lower ranks of the police forces. कई बार ये होता है कि उनको verbal abuse सहना पड़ता है, and police officers का ये जो lackadaisical nature जो कहते हैं कि like uninterested attitude भी
लोग देखते हैं, इसीलिए बिकॉज ऑफ दैट दे आर रिलक्टेंट टू गो टू द पुलिस स्टेशन. एंड इसके अलावा देयर इज ऑल्सो फियर इन पीपल. सो एक पब्लिक पुलिस रिलेशनशिप जो है वो उतना अच्छा नहीं है, उतना सेटिस्फैक्ट्री नहीं है पर पब्लिक परसेप्शन. ये सेकंड ARC का एक ऑब्जर्वेशन था. अब एक और चीज यहाँ पे ये है कि एक और प्रॉब्लम यहाँ पे इशू क्या है पुलिस फोर्स के अंदर, कि हमारा जो पुलिस फोर्स है ओवरबर्डन्ड फोर्स. यूनाइटेड नेशंस क्या रेकमेंड करता है? रेकमेंड करता है कि 1 लाख लोग पर 222 पुलिस होने चाहिए, पुलिस पर्सनल. 222 पुलिस पर्सनल होना चाहिए 1 लाख लोगों के ऊपर. ठीक है. सो इंडिया में क्या है? इंडिया में सिचुएशन है कि 181 जो है सैंक्शन स्ट्रेंथ है. 222 भी नहीं है, 181 सैंक्शन स्ट्रेंथ है. पर एक्चुअलिटी में कितना है? एक्चुअल स्ट्रेंथ जो है 137 ही है पर 1 लाख पीपल. ठीक है. 2016 में 181 बोला गया था, 181 होना चाहिए पर 1 लाख पीपल. अब ये देखिए 222 रेकमेंडेड है, एक्चुअली में सैंक्शन कितना है? 181. एक्चुअली में है कितना? 137 पुलिस पर लाख पर्सन्स. ये बहुत ही ज्यादा कम है. ठीक है. एक तो रिकमेंडेड स्टैंडर्ड्स के हिसाब से भी कम है और जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है उससे भी कम है. सो इसके अलावा भी पुलिस फोर्सेस के अंदर देयर इज अ हाई परसेंटेज ऑफ वेकेंसीज. अब इससे क्या होता है? अब आपका देयर आर ओनली 137 पुलिस पर्सनल पर 1 लाख पीपल इन इंडिया. इससे जो बर्डन होता है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है पुलिस के ऊपर. इसके अलावा वैकेंसीज जो हैं देयर आर वैकेंसीज. अभी हाई परसेंटेज ऑफ वैकेंसीज की वजह से जो ओवरबर्डन पुलिस है उसका प्रॉब्लम बढ़ जाता है. 30% वैकेंसी स्टिल एग्जिस्ट इन पुलिस फोर्सेस व्हिच इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ये वैकेंसीज फिल नहीं करने का. सो अंडर रिपोर्टिंग ऑफ क्राइम्स इन इंडिया. देखिए क्या होता है, ज्यादातर बार यही होता है कि इंडिया में जो क्राइम्स हैं वो रिपोर्ट ही नहीं किए जाते हैं टू द पुलिस. इसका एक कारण ये हो सकता है, जैसे हमने पहले देखा, कि द रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन द पब्लिक एंड द पुलिस इज नॉट वेरी सेटिस्फैक्ट्री. इट इज नॉट वेरी कॉर्डियल. पीपल के मन में एक डर रहता है अबाउट गोइंग टू द पुलिस स्टेशन. दे आर नॉट वेरी कंफर्टेबल इन गोइंग एंड रिपोर्टिंग crimes, and they are not very comfortable in going and filing complaints. So all these things are there, and इस वजह से क्या होता है? under reporting of crimes. इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं, but crimes are under reported in India. ठीक है. एक चीज ये है. अब इसके ऊपर भी काम करने की जरूरत है. एक और चीज ये है कि कन्विक्शन रेट जो है for crimes, not only under the Indian Penal Code, but conviction rate for crimes in general in India is low. Under the IPC it is 47% only. अब इसका मतलब ये है कि कन्विक्शन रेट कम होने का मतलब ये है कि क्रिमिनल्स जो हैं वो पनिश नहीं किए जाते हैं. ठीक है. देयर आर क्रिमिनल्स बट दे आर नॉट बीइंग पनिश्ड. सो एंड रिजल्ट ये होता है कि उनके खिलाफ जो है प्रॉपर सबूत नहीं मिलते हैं. सो दे आर लेट ऑफ फ्री और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट. सो इट इज ऑफन बिलीव्ड, ये माना जाता है कि दे डू नॉट गेट पनिश्ड. इसका एक बहुत इंपॉर्टेंट कारण लॉ कमीशन भी यही ऑब्जर्व कर रहा है. लॉ कमीशन का भी ऑब्जर्वेशन यही है कि इसका एक कारण ये है कि पुअर क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशंस बाय द पुलिस जो है उसका जो क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशन है वो पुअर है. और भी कारण हो सकते हैं अबाउट फॉर द लो कन्विक्शन रेट, बट एक कारण लॉ कमीशन ये कहता है कि इट इज अ पुअर क्वालिटी ऑफ इन्वेस्टिगेशंस. अब यहाँ पे क्राइम रेट्स वी हैव सीन ओवर द इयर्स, क्राइम रेट्स हैव इंक्रीज्ड. क्राइम रेट जो है बढ़ रहा है पर कन्विक्शन रेट नहीं बढ़ रहा है. इसका एक कारण यही है. ठीक है. दिस इज वन मेजर फैक्टर कि इन्वेस्टिगेशन जो है प्रॉपर नहीं है. इसके वजह से कंक्लूजन पर नहीं पहुंच पा रहे हैं अबाउट हु इज द क्रिमिनल एंड सो किसी को कंक्लूसिवली गिल्टी नहीं करार किया जा रहा है. ठीक है. ओके. अब यहाँ पे दूसरी चीज ये है कॉन्स्टेबलरी रिलेटेड इश्यूज. अब देखिए 86% ऑफ द स्टेट पुलिस फोर्सेस जो है वो कॉन्स्टेबलरी है. ठीक है. कॉन्स्टेबल्स हैं. सो इसमें उनके पास बहुत वाइड रेंजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज है. 86% ऑफ द पुलिस फोर्स जो है, अगर आपका कॉन्स्टेबलरी है
तो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती हैं उसके ऊपर बहुत ज्यादा है, ठीक है। कांस्टेबल्स पर इंसेंटिव, कांस्टेबल्स इतना काम है, देयर इज सो मच रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन देम, बट उनके पास इंसेंटिव नहीं है परफॉर्म करने के लिए। उनको प्रमोशन ज्यादा नहीं मिलता है, एक ही बार उनको प्रमोशन दिया जाता है, उनके वर्किंग कंडीशंस जो है उतने कोई खास नहीं है, और बाकी सारी जो चीजें हैं, जो पर्क्स उनको मिल सकते थे, देयर इज नो सच पर्क्स दैट दे गेट पर से। हाउसिंग भी हम देख सकते हैं कि ठीक ठाक रहता है, वैसे कोई इट्स कई बार तो डिप्लोरेबल कंडीशंस रहते हैं घर के, बट द थिंग इज उनका जो इंसेंटिव है परफॉर्म करने के लिए वो कुछ खास इंसेंटिव नहीं है। कांस्टेबल्स जो है उनको प्रमोशन भी नहीं मिलता है, अच्छा काम करें, कोई खास काम करें, तो कांस्टेबल्स टिपिकली जो है उनको प्रमोशन जो है वंस ड्यूरिंग द सर्विस किया जाता है। अब इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज है, नेक्स्ट चीज है इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज। सी, अब हम अगर पुलिस की बात कर रहे हैं, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है मॉडर्न वेपन्स का, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर का, अच्छे कम्युनिकेशन सपोर्ट का, एंड बहुत अच्छे मोबिलिटी सर्विसेज का, ठीक है। हाई डिग्री ऑफ मोबिलिटी होना चाहिए, देयर हैज टू बी स्टेट ऑफ द आर्ट मॉडर्न वेपन्स, देयर हैज टू बी स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन, बट ये सब नहीं है। क्यों, कैसे पता है? जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का रिपोर्ट था 2015-16 में, उसमें ये पाया गया कि देयर इज शॉर्टेज ऑफ वेपनरी विद इन द स्टेट पुलिस फोर्सेस, ठीक है। तो स्टेट पुलिस फोर्सेस के पास वेपन्स की कमी है, ये कैग के रिपोर्ट में बताया गया था। अब ये जो है एक और चीज यहाँ पे है कि देयर इज अ डेफिशिएंसी इन द स्टॉक ऑफ रिक्वायर्ड व्हीकल्स। ये किसने बताया था? देयर इज अ ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट, दे सेड दैट देयर इज अ 30.5% डेफिशिएंसी। अब अगर आपको परसेंटेज याद भी नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, पर आपको ये पता होना चाहिए देयर इज अ डेफिशिएंसी इन द स्टॉक ऑफ रिक्वायर्ड व्हीकल्स। परसेंटेज याद रहे तो अच्छी बात है। अब ये ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट हैज नोटेड दिस थिंग। जाते हैं, ऐसा नहीं है कि फंड्स एलोकेटेड नहीं है, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए फंड्स एलोकेटेड हैं, बट उनको फुल्ली यूटिलाइज नहीं किया जाता है। और देखिए, हमने देखा कन्विक्शन रेट हाई नहीं है। कन्विक्शन रेट हाई नहीं होने का एक कारण हमने देखा था कि इन्वेस्टिगेशन जो है प्रॉपर नहीं है। उसका एक इंपॉर्टेंट कारण है कि फॉरेंसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इनएडिक्वेट है, आउटडेटेड है। इसके अलावा साइबर क्राइम्स भी बहुत बढ़ गए हैं। अब साइबर इंफ्रास्ट्रक्चर जो अवेलेबल है वो भी इनएडिक्वेट है, आउटडेटेड है, तो ये एक प्रॉब्लम है, इंफ्रास्ट्रक्चरल इश्यूज, वेरी इंपॉर्टेंट। अब नेक्स्ट एक और प्रॉब्लम ये है कि हमने देखा है कि पुलिस एक एक्सक्लूसिव सब्जेक्ट है अंडर द स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट के अंदर आता है, 7th शेड्यूल के स्टेट लिस्ट में आता है। अब ज्यादातर स्टेट्स जो हैं कौन सा लॉ फॉलो कर रहे हैं? स्टेट लिस्ट में आता है, इसका मतलब क्या है? द स्टेट कैन मेक, that particular state can make laws regarding police। पर ज्यादातर स्टेट्स क्या करते हैं? ज्यादातर स्टेट्स कोई चेंज नहीं लाते हैं, एंड दे आर स्टिल फॉलोइंग दिस आर्केइक इंडियन पुलिस एक्ट 1861, जिसके बारे में पहले देखा था, जिसमें थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस किए होंगे या वो भी नहीं, ठीक है। अब एक और प्रॉब्लम ये है पुलिस जब हम पुलिस की बात करते हैं कि देयर इज अ लैक ऑफ पॉलिटिकल विल। बहुत सारे रिकमेंडेशंस आए हैं, वी हैव सीन दोस बिग सो मेनी रिकमेंडेशंस, द टाइमलाइन हमने देखा है। इवन सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शंस दिए हैं इन द प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, उसमें डायरेक्शंस दिए हैं, बट पॉलिटिकल विल नहीं है कि तो क्या है कि पॉलिटिकल विल नहीं होने के कारण ये डायरेक्टिव्स जो दिए गए हैं, ये रिकमेंडेशंस जो दिए गए हैं बाय द कमीशंस एंड द कमिटीज, वो ओवर द इयर्स कभी भी इंप्लीमेंट ही नहीं हुए इन लेटर एंड स्पिरिट इन मेनी स्टेट्स। स्टेट्स का काम है इसको इंप्लीमेंट करना, बट दे हैव नॉट बीन इंप्लीमेंटेड, ठीक है। तो पार्लियामेंट का रोल इसमें जो है ज्यादा नहीं हो पाता, बिकॉज यूनियन का इसमें इंटरफेरेंस नहीं होगा, क्योंकि स्टेट लिस्ट का प्योर सब्जेक्ट है। तो आप यहां से ये सोच सकते हैं, एक सोल्यूशन ये सोच सकते हैं कि हम ये पुलिस को अगर हम कॉन्करेंट लिस्ट में डालें तो शायद पुलिस एज अ सब्जेक्ट को अगर हम कॉन्करेंट लिस्ट में डालें तो मे बी वी कैन डू समथिंग। अब एक और प्रॉब्लम ये है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन, हमने देखा था जुडिशरी में भी यही प्रॉब्लम था कि जब व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द जुडिशरी, वहां पे भी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन बहुत कम था। यहाँ पे भी इन द पुलिस फोर्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन इज डिसमल। तो अब देखते हैं रिफॉर्म्स नीडेड क्या क्या है।
देखिए, इसमें से एक इम्पॉर्टेंट जो मेजर हम रिफॉर्म्स की बात करेंगे, वी विल ड्रॉ मोस्ट ऑफ इट फ्रॉम द रिकमेंडेशन, द डायरेक्शंस दैट द सुप्रीम कोर्ट गिव इन द प्रकाश सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, बिकॉज इसमें बहुत ही सही अच्छे डायरेक्टिव्स दिए थे सुप्रीम कोर्ट ने। हालांकि इसको इम्प्लीमेंट लेटर इन स्पिरिट में नहीं किया गया है इन स्टेट्स, बट दीज वर द डायरेक्शंस एंड दीज शुड बी इम्प्लीमेंटेड। तो रिफॉर्म्स नीडेड क्या क्या है? Supreme Court said in this particular case, Prakash Singh versus Union of India case, कि constitute a state security commission। आप एक स्टेट सिक्योरिटी कमीशन जो है हर स्टेट में बनाइए, और इसका काम क्या रहेगा? इसका काम रहेगा टू ले डाउन पॉलिसी फॉर पुलिस फंक्शनिंग, पुलिस परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना, उनके लिए पॉलिसी ले डाउन करना, एंड इसका काम ये भी रहेगा ये इंश्योर करना कि स्टेट गवर्नमेंट जो है अनवारंटेड अपना इन्फ्लुएंस नहीं जता रहा है पुलिस के ऊपर। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट डज नॉट एक्सरसाइज अनवारंटेड इन्फ्लुएंस और प्रेशर ऑन द पुलिस, इसका काम ये भी रहेगा। ऑलराइट, फाइन। अब यहां पे ये बोला गया कि सुप्रीम कोर्ट सेड कि एक ब्रॉड पॉलिसी गाइडलाइन ले डाउन करिए, पुलिस जो स्टेट पुलिस है उसका परफॉर्मेंस जो है इवैल्यूएट करिए, जो यहाँ पे हमने देखा, यहाँ पे दिस इज द सेम थिंग। सो दिस कॉन्स्टिट्यूट स्टेट सिक्योरिटी कमीशन जो है इसका काम क्या रहेगा? पॉलिसी ले डाउन करना एंड साथ ही साथ पुलिस की परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना। सो दिस इज व्हाट वी विल राइट, दिस इज जस्ट रिडंडेंट। नाउ इंश्योर दैट द डीजीपी इज अपॉइंटेड थ्रू मेरिट बेस्ड ट्रांसपेरेंट प्रोसेस। अब यहाँ पे ये बोला गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि ये इंश्योर करिए कि जो डीजीपी है उसको आप एक सही तरीके से अपॉइंट कर रहे हैं, जो ट्रांसपेरेंट हो, जो मेरिट बेस्ड हो, एंड एक मिनिमम टेन्योर जो है उसका इंश्योर करिए। क्यों? अब मिनिमम टेन्योर यहाँ पे इंश्योर करने के लिए क्यों बोला जा रहा है? मिनिमम टेन्योर ऑफ 2 इयर्स, सुप्रीम कोर्ट से डीजीपी के लिए आप मिनिमम टेन्योर ऑफ 2 इयर्स को इंश्योर करिए। इसका कारण ये है कि आर्बिट्ररीली अपने विम्स एंड फैंसीज के हिसाब से एग्जीक्यूटिव, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इनको ट्रांसफर ना कर दे। ठीक है, ट्रांसफर करना इनका एक बहुत ही अच्छा टूल है इन द हैंड्स ऑफ द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, अपना जो उनको मन है वो करवाने का इनसे। ठीक है, यहाँ पे ये भी बोला गया कि अदर पुलिस ऑफिसर्स जो होंगे उनको भी आप प्रोवाइड करिए अ मिनिमम टेन्योर ऑफ 2 इयर्स। तो सेम कारण से, ठीक है, सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर जब होता है तो दे हैव इंडिपेंडेंस अश्योर करने के लिए। अब एक और चीज यहाँ पे ये बोली गई, यहाँ पे दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कि जो इन्वेस्टिगेशन है, पुलिस 2 फंक्शंस होते हैं पुलिस के, इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट करना एंड लॉ एंड ऑर्डर फंक्शंस कैरी आउट करना। आप इनको सेपरेट कर दीजिए, इनके लिए इनको अलग कर दीजिए। देखिए, इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी अलग चीजें होती हैं, लॉ एंड ऑर्डर करने के लिए, मेंटेन करने के लिए अलग टाइप का टीम चाहिए। सो यू सेपरेट दीज 2 थिंग्स, ये बोला गया यहाँ पे। अब यहाँ पे ये बोला गया कि आप एक पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड को एस्टैब्लिश करिए। ठीक है, आप इसको बनाइए एक पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड, और इसका काम क्या होगा? पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड का काम होगा ट्रांसफर्स के बारे में डिसाइड करना, ये डिसाइड करना कि कहाँ पोस्टिंग होगी, प्रमोशंस के बारे में डिसाइड करना, एंड अदर सर्विस मैटर्स ऑफ पुलिस ऑफिसर्स के बारे में डिसाइड करना इस पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड का काम होगा। ठीक है, इससे होगा क्या कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का इंटरफेरेंस कम होगा। सबसे ज्यादातर यही ये कहना चाह रहे हैं कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का इन्फ्लुएंस किस तरह से हम कम से कम कर सकें। ठीक है, तो ये पुलिस एस्टैब्लिशमेंट बोर्ड का काम होगा देखना कि ट्रांसफर्स कैसे कहाँ होंगे, पोस्टिंग्स कहाँ होंगे, प्रमोशंस किस बेसिस पे होंगे। ठीक है, और स्टेट सिक्योरिटी कमीशन जो इससे पहले हमने देखा था, दैट इज टू इवैल्यूएट, एक चीज स्टेट सिक्योरिटी कमीशन का एक काम होना चाहिए, टू ले डाउन पुलिस फंक्शनिंग के लिए गाइडलाइंस, पॉलिसी, एंड ऑल्सो टू इवैल्यूएट पुलिस परफॉर्मेंस। ठीक है, अब यहाँ पे ये बोला गया कि आप एक पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी जो है एस्टैब्लिश करिए, ताकि इसका काम क्या होगा? पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी के ऊपर पुलिस के बारे में भी कंप्लेन हो सकता है, लोग अपने ग्रीवांसेस अबाउट द पुलिस कहाँ फाइल करें, तो उनको एड्रेस करने के लिए एक अथॉरिटी होनी चाहिए टू इंक्वायर इनटू द पब्लिक कंप्लेंट्स दैट कम अबाउट द पुलिस ऑफिसर्स के बारे में कंप्लेन करना है, तो उसके बारे में इंक्वायरी कौन करेगा? यू कैन नॉट बी अ जज इन योर ओन केस, सो यू हैव टू हैव अ पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी दैट विल एक्चुअली इंक्वायर इनटू पब्लिक कंप्लेंट्स अगेंस्ट द पुलिस ऑफिसर्स। फिर पे एक और रिकमेंडेशन ये था कि नेशनल सिक्योरिटी कमीशन को आप कॉन्स्टिट्यूट करिए, और इसका काम क्या होगा? इसका काम होगा कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करना फॉर अपॉइंटमेंट एज चीफ्स
ऑफ द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। तो जो चीफ्स होंगे, चीफ्स को अपॉइंट करने के लिए एक कमीशन, नेशनल सिक्योरिटी कमीशन है, उसको दे विल शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट्स की कौन इसमें से मोस्ट सुटेबल है फॉर बिकमिंग चीफ्स ऑफ द सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस। वे फॉरवर्ड क्या है यहाँ पे? अब देखिए, स्टेट्स को ये सारी चीजें हम वे फॉरवर्ड में इंक्लूड कर, रिफॉर्म्स नीडेड आर द वे फॉरवर्ड, एक वो वे फॉरवर्ड है जो सुप्रीम कोर्ट के रिकमेंडेशंस थे, ठीक है। अब स्टेट्स के पास जो है अपने स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन होने चाहिए विद इन द पुलिस फोर्स जो रिस्पॉन्सिबल हो फॉर क्राइम इन्वेस्टिगेशन। लाइक वी सॉ कि आप एक स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन यूनिट क्रिएट करिए जिसका काम होगा इन्वेस्टिगेशंस कैरी आउट करना। लॉ एंड ऑर्डर फंक्शन को आप सेपरेट कर दीजिए। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए यू डू नॉट नीड वेरी स्पेशलाइज्ड पीपल, यू डू नॉट नीड स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, यू डू नॉट नीड फोरेंसिक एक्सपर्ट्स। बट अब जब इन्वेस्टिगेशन कैरी आउट करेंगे उसमें आपके टीम में फोरेंसिक एक्सपर्ट्स होने चाहिए, देयर शुड बी स्पेशलिस्ट्स। सो दो यू हैव टू हैव स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टिगेशन यूनिट्स दैट आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्राइम इन्वेस्टिगेशन। इसके लिए आप डेडिकेटेडली एक यूनिट बनाइए, दैट इज अ वे फॉरवर्ड। अब देखिए, पद्मनाभैया कमीशन जो है उसमें ये रेकमेंड किया गया था कि कांस्टेबल्स को एंड पुलिस फोर्स इन जनरल को ग्रेटर ट्रेनिंग देना चाहिए सॉफ्ट स्किल्स में। होता क्या है, लोगों को क्या होता है कि पुलिस मेक्स एक्सेसिवली फोर्स को यूज करता है, ठीक है, एक्सेसिव यूज ऑफ फोर्स होता है पुलिस के द्वारा। कभी कभी सच उगलवाने के चक्कर में लोगों को बहुत मारा जाता है। ऑल दीज थिंग्स हैपन, ये हमें पता ही है। सो दोज आर थिंग्स, इसकी वजह से लोग पुलिस के पास जाने से डरते हैं, पुलिस के पास अप्रोच करने से डरते हैं, बिकॉज दे समटाइम्स बहुत हार्श हो जाता है उनका अप्रोच। तो इसीलिए दे हैव टू बी ट्रेन्ड टू रिसीव ग्रेटर ट्रेनिंग, दे हैव टू बी ट्रेन्ड टू बी बेटर इन सॉफ्ट स्किल्स, ताकि जो है the police becomes more approachable, people feel more comfortable in going to the police and filing complaints। इससे क्या होगा, इससे जो क्राइम रिपोर्टिंग, जो अंडर रिपोर्टिंग है क्राइम का, वो जो है वो वाला प्रॉब्लम जो है सॉल्व हो जाएगा, सॉल्व हो सकता है, ठीक है। देन एक वे फॉरवर्ड ये है कि कम्युनिटी पुलिसिंग को एनकरेज करना चाहिए। अब कम्युनिटी पुलिसिंग की अगर हम बात करें तो कम्युनिटी पुलिसिंग क्या है, उसका कम्युनिटी पुलिसिंग का एसेंस ये है कि जो गैप होता है, द गैप दैट एग्जिस्ट बिटवीन जो पुलिसमैन है और जो सिटीजन है, उस गैप को कितना हम कम से कम कर सके, ताकि जो पुलिसमैन है दे बिकम एन इंटीग्रेटेड पार्ट ऑफ द कम्युनिटी दैट दे आर सर्विंग, ठीक है, दैट इज कम्युनिटी पुलिसिंग, ताकि एक बॉन्ड जो है वो बन सके बिटवीन द कम्युनिटी एंड द पुलिस। तो द मेन पॉइंट इसका ये होगा कि जो ट्रस्ट डेफिसिट होता है पीपल का इन पुलिस, जो पीपल दैट दे डोंट ट्रस्ट द पुलिस, वो जो है वो कम हो सकेगा, ठीक है। सो इसमें होता क्या है, बेसिकली द पुलिस वर्क्स क्लोजली, पुलिस जो है कम्युनिटी के साथ क्लोजली काम करता है फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्राइम्स, फॉर डिटेक्शन ऑफ क्राइम्स, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, ये सारी चीजों के लिए पब्लिक का भी उसमें हाथ रहता है। सो देयर इज अ कोऑर्डिनेशन दैट एग्जिस्ट बिटवीन द पुलिस एंड द कम्युनिटी, और इससे क्या होता है कि इनमें बॉन्ड बनता है। सो कम्युनिटी पुलिसिंग शुड बी एनकरेज्ड। एक एग्जाम्पल के तौर पे देयर इज अ जन मैत्री सुरक्षा थिंग, दैट इज कम्युनिटी पुलिसिंग, जो केरला में एक स्कीम है दैट इज नोन एज द जन मैत्री सुरक्षा इन केरला। ये पुलिस स्टेशन लेवल पर इंप्लीमेंट होता है। अब यहाँ पे बेसिकली क्या होता है कि सुप्रिटेंडेंट जो एसपी होता है, दैट इज डिस्ट्रिक्ट का जो सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है, वो एक कॉन्स्टिट्यूट करता है समथिंग नोन एज द समिति। इतना आपको डिटेल में जानने की जरूरत नहीं, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन ओवरव्यू अबाउट। एक एग्जाम्पल के तौर पे आप लिख सकते हैं जन मैत्री सुरक्षा ऑफ केरला। ये कैसे काम करता है, जस्ट लेट यू नो वेरी ब्रीफली। तो ये जो एसपी होता है, द एसपी विल कॉन्स्टिट्यूट अ समिति। अब इस समिति में जो मेंबर्स होंगे 10 से 25 मेंबर्स हो सकते हैं, और इस बेसिकली इसमें कौन कौन होगा, इसमें प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होगा ऑफ SC ST कम्युनिटी, वुमेन, एंड देन देयर विल बी पीपल, रिस्पेक्टेबल सिटीजन्स जो एजुकेटेड होंगे, ऐसे देयर विल बी पीपल इन दिस। फिर इसका एक कन्वीनर चूज किया जाता है। बेसिकली इसका काम क्या रहता है, इस पर्टिकुलर समिति का, इसमें प्रोजेक्ट्स डिस्कस किए जाते हैं, ठीक है। एंड जैसे जो नीड अराइज हुआ, जैसे लगे कि हमें ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करना है, तो ये सब मिलके ये प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे ये लोग क्या करते हैं कि नाइट पेट्रोलिंग, पब्लिक कोऑपरेशन के साथ नाइट पेट्रोलिंग एक प्रोजेक्ट ये हो सकता है। दूसरा प्रोजेक्ट ये है कि प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड के साथ कोऑर्डिनेट करके सिक्योरिटी एनहांस करने का प्रोजेक्ट। तो इस तरह के प्रोजेक्ट जो है, या फिर कुछ समथिंग रिलेटेड टू
थेफ्ट, इससे रिलेटेड अगर इन्हें कुछ करना चाहें, अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो है या फिर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन एंड चिल्ड्रन, इन सब से रिलेटेड ये जो है प्रोग्राम्स प्रोजेक्ट जो है ये डिस्कस करते हैं, चूज करते हैं और उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है. सो वी सी कम्युनिटी पुलिसिंग से दिस इज अ वेरी गुड वे टू गो अबाउट. एक कोऑर्डिनेशन हो जाता है प्लस इंक्रीज्ड जो एफिशिएंसी ऑल्सो वी सी की बढ़ जाती है. अब यहाँ पे हम वी सॉ कि वे फॉरवर्ड में सी एक्सटर्नल इंटरफेरेंस एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, तो उसको एड्रेस करना चाहिए. तो पुलिस को जो है, पुलिस शुड बी गिवन फ्रीडम, ऑपरेशनल फ्रीडम जो है होना चाहिए पुलिस के पास. द पुलिस force has to be freed from the stranglehold of the executive, and functional autonomy जो है उनको मिलनी चाहिए ताकि वो जो रूल ऑफ लॉ है वो एनफोर्स कर सके. जो जितने भी हमने सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव्स देखे इन द प्रकाश सिंह केस, दैट शुड बी इम्प्लीमेंटेड. दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट वे फॉरवर्ड. अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट हम वी हैव ऑलरेडी सीन डिस्कस कि इट इज इम्पोर्टेंट कि हम गवर्नमेंट को ये कंसिडर करना चाहिए कि जो पुलिस है, पुलिस जो सब्जेक्ट है पुलिस पर से, उसको आप कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर लाइए ताकि यूनियन भी इसके ऊपर लॉ बना सके और ये जो पुराना आर्केइक लॉ चला आ रहा है उसको जो है हटाया जा सके या फिर उसमें रिफॉर्म्स लाए जा सके. क्योंकि स्टेट्स के पास लैकडेजिकल अप्रोच है, दे आर नॉट वेरी विलिंग टू डू, तो यूनियन हैज टू एक्चुअली डू समथिंग एंड कॉन्करेंट लिस्ट में इसको लाया जाए. दिस इज वन वे फॉरवर्ड. यहाँ पे वो ऑलरेडी सीन जो एक और रिकमेंडेशन था, लॉ एंड ऑर्डर फंक्शंस एंड इन्वेस्टिगेटिव फंक्शंस जो है इसको सेपरेट करिए. जो गैप्स हैं, जो ह्यूज वेकेंसीज हैं, उसको आप फिलअप करिए. एंड ये जो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पुलिस फोर्सेज दैट वी सॉ, जो रिकमेंडेड नंबर था बाय द यूनाइटेड नेशंस, उस पर लाख पीपल उतने पुलिस forces we have to try to get those many number of police personnel per lakh people as has been recommended by the United Nations, ताकि जो ओवरबर्डन है वो कम हो सके, जो बर्डन है पुलिस फोर्स के ऊपर वो कम हो सके. एंड इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करना चाहिए, हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, फोरेंसिक्स, इन सारी चीजों को अपग्रेड करना चाहिए. अब एक यहाँ पे एक चीज है कि पुलिस शुड बी अ स्मार्ट पुलिस, अ पुलिस विच शुड बी स्ट्रिक्ट एंड सेंसिटिव, एस फॉर स्ट्रिक्ट एंड सेंसिटिव, एम फॉर मॉडर्न एंड मोबाइल, ए फॉर अलर्ट एंड अकाउंटेबल. अब इतना तो याद रहेगा नहीं, आप खुद अपने से यू कैन मेक समथिंग लाइक दिस, बट सी वी कैन जस्ट सी दिस वंस, ताकि ये पॉइंट्स आप लिख सकते हैं. स्ट्रिक्ट एंड सेंसिटिव, एस फॉर स्ट्रिक्ट एंड सेंसिटिव, एम फॉर मॉडर्न एंड मोबाइल, ए फॉर अलर्ट एंड अकाउंटेबल, आर फॉर रिलायबल एंड रिस्पॉन्सिव, एंड टी फॉर टेक savvy एंड ट्रेन्ड. ठीक है, so this you can just make up something on your own and write it. You don't have to per se remember this thing, but it's fine. You can use these terms. All right. So providing proper training to the constables एक important part है. We've also seen पद्मनाभ भैया कमीशन में soft training की बात की गई थी. So proper training to constables is important, inculcating in them a sense of confidence and discipline. Okay. Now, the second ARC recommended that the government should declare certain crimes as federal and entrust their investigation to a central agency. Crimes ऐसे हो सकते हैं that might be, like it might involve 2 or more states. So ऐसे crimes, कुछ ऐसे crimes, government, second ARC said कि government should be able to declare certain crimes as federal. जहां पे दैट पर्टिकुलर स्टेट का इन्वॉल्वमेंट जो है सिर्फ नहीं है, इट कुड बी कि और भी स्टेट्स उसमें वो क्राइम जो है बाकी एक से ज्यादा स्टेट में एग्जीक्यूट किया गया हो, समथिंग लाइक दैट. बट वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगा कि कुछ क्राइम्स को फेडरल क्राइम्स बोला जा सकता है एंड उस पर्टिकुलर स्टेट की पुलिस उसको एड्रेस नहीं करेगी, उसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन नहीं करेगी. एक सेंट्रल एजेंसी को वैसे केसेस जो है सौंप देने चाहिए. सेंट्रल एजेंसी, जो भी सेंट्रल एजेंसी हो, सीबीआई और एनआईए, सी दीज एजेंसीज कौन सी होगी, दैट वाज नॉट मेंशन्ड इन सेकंड ARC. इट वाज जस्ट सेड कि सेंट्रल, ऐसे फेडरल क्राइम्स को एक सेंट्रल एजेंसीज को सौंप देना चाहिए. So today we need, see the way forward is we need a people's police. ठीक है, ऐसा पुलिस फोर्स होना चाहिए जिसमें people can trust. The trust deficit should be lessened. So what we can say, what we can conclude with is this.
See, this is written well, so I'll read it out. As the conclusion, see, as India makes rapid advances towards becoming an economic and political superpower, our police cannot continue to remain frozen in the frame of a past era. Our strength and influence abroad begins with the steps we take at home. Our policymakers must appreciate this simple truth. तो ये अच्छे से लिखा हुआ है, इसमें कुछ एक्सप्लेन करने वाली बात नहीं है. So this is one way of which you can conclude. आप अपने से भी whatever you have understood उसके basis पे एक conclusion लिख सकते हैं. Fine. So we have discussed these two topics today, and आज के लिए we'll do only this much. Next we will discuss first past the post system and different things about it. Why is there a need to re-examine it and all of that? We'll see next वाले में, next session में. Okay, so in the next discussion. अभी के लिए इतना ही है, and we will meet in the next session. Hope this was helpful.